पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ मेथड देखा था, जैसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हीट एंड ट्रायल मेथड और कुछ देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखने से पहले कुछ चीज़ को फॉर्मूला से समझा जाए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो पहला लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर होता क्या है, इसमें क्या है। इट मीन्स इसका देखा जाए, ये साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, एरो को राइट साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितना, इसमें जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, H2, इसमें हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पे हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस्ड हो गया। इधर भी देखिए, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। और ये इसको बैलेंस कैसे करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी पे आएगा। इसमें बैलेंस कैसे करते हैं इसको, तो अभी बस हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बस थोड़ा सा नजर डाल रहे हैं कि इसमें हाँ इसमें होता क्या है जनरली। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा, ये क्या था, रफ वर्क समझिए। डेफिनेशन यहाँ से होगा, इफ द नंबर ऑफ एटम इन reactant is equal to number of in product, number of atom in product are called balanced chemical equation. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल। इट मीन्स रिएक्टेंट में जितना होगा, जितने अमाउंट में रिएक्टेंट में होगा, जितना अमाउंट में इसका रिएक्टेंट होगा, उतना ही सेम अमाउंट में इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका एग्जांपल ऊपर वाले ही ले लेते हैं। H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 2HCl। H2 मीन्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या दिया हम लोग को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। देखिए, सम इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ कुछ हमारे पास सिंबल का यूज किया जाता है, वही सिंबल को हम लोग इसमें से देखेंगे। तो इसमें सिंबल क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला सिंबल है सॉलिड। सॉलिड को इतना ना लिख के हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं एस, कैपिटल एस। दूसरा है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड को पूरा ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं एल। तीसरा है हमारा गैस। गैस को लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल जी। चौथा है हमारा एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AQ। ये सब हम लोग जो यूज होता है किस में होता है, केमिकल इक्वेशन का। जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग का ये सब यूज होता है। केमिकल इक्वेशन कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है वो सबको शो करने के लिए। और कुछ है जैसे कि हम लोग को यूज करना पड़ता है, हमारा 4 हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या था, अगर किसी गैस प्रोडक्ट को मतलब शो करना है तो किसके लिए,
गैसियस प्रोडक्ट के लिए। तो गैसियस प्रोडक्ट अगर हम लोग को शो करना है तो उसके लिए हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर शो करना है। और उसी की जगह अगर शो करना है हम लोग को प्रिसिपिटेट, इसमें घुलने के बाद कुछ बच जाता है, जैसे कि हम लोग अगर अगर नमक को घोलेंगे पानी नीचे में जो नमक बच गया तो उसी को हम लोग ले सकते हैं। तो क्या प्रिसिपिटेट को शो करने के लिए, प्रिसिपिटेट को शो करने के लिए यूज करते हैं हम लोग डाउनवर्ड एरो का। तो ये हमारा कुछ टर्म था, सब इन्फॉर्मेशन था अबाउट द केमिकल इक्वेशन, ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसको बस याद करना है, बस इसको सिंपली मतलब एक आध दो बार देखने से याद हो जाएगा। तो हमारा कुछ और टर्म है वो किसके लिए, चलिए देखते हैं उसको भी। कुछ और टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन, कुछ टर्म कॉन्सेंट्रेशन को लेके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बस इसको समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेट क्या होता है उसको देखना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेट का जब बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट का जब बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट, इसमें तो कॉन्सेंट्रेट का वर्ड आया कॉन्क से, CON, कॉन्क से, ये वर्ड से आया क्या, कॉन्सेंट्रेट। एक्यूट वर्ड है, इसके आया है डाइल्यूट। ये दोनों का भी जब यूज करेंगे, जब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब हम लोग इक्वेशन सोल्व करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, डाइल्यूट की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो इसी को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पुटिंग द वर्ड conch and del for the concentrate and dilute, किसके लिए, concentrate and dilute reactant and प्रोडक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तब यहाँ पर डाइल्यूट का जब बात हुआ है, डाइल्यूट का बात आया, कॉन्सेंट्रेट का बात आया। चलिए ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए आ जाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है, जनरली मानते हैं एक सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बनता किससे, सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट मिलता है तो बनाता है सॉल्यूशन। जब डाइल्यूट का बात करेंगे तो इसमें जब डाइल्यूट सॉल्यूशन का बात करेंगे तो ये जो सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट डिजल्व करेगा सॉल्वेंट में, लेकिन जो इसका अमाउंट होगा वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट होगा। स्मॉल अमाउंट किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट। इट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ solute dissolve in large amount of solvent, then the solution is called dilute solution। ये फिगर वगैरह सब बस समझाने के लिए इसको यूज किया गया था, ये डेफिनेशन हो गया इसका।
बस इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट का भी बात आया था। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सेम होता है। यहाँ पर जब बात किए थे सोल्यूट थे यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में, लेकिन यहाँ पर बस जस्ट इसका उल्टा होगा। सॉल्वेंट होगा स्मॉल अमाउंट में और सॉल्यूट होगा लार्ज अमाउंट। इट मीन्स when large amount of solute dissolve in small amount of solvent is called concentrated solution। चलिए इसी को डिफाइन कर देते हैं। when large amount of solute dissolve in small amount of solvent, then the solution is called concentrated solution। बस इसको समझना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जब बात की, अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब हम लोग बात कर किए थे, यहाँ पर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का सिंपल सा है फंडा, देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड solvent is called solution। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए 100 ग्राम ऑफ सुगर dissolve in 1000 ml of solution। इट मीन्स जो बात किया, देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे सोल्यूट क्या है? 100 ग्राम और सॉल्वेंट क्या है? 1000 ग्राम, 1000 ml। तो यहाँ पे 1000 ml का है, लिक्विड है। यहाँ पे 100 ग्राम का क्या मिक्स कर दिया? शुगर मिक्स कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या मिला हम लोग को? तो इसको जब मिक्स करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन करेंगे तो उसका कुछ कंडीशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ नहीं है इसका। जब कंडीशन जब बात रिएक्शन का कंडीशन बात करता है, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन मान लीजिए, इसको हम लेट करके मान रहे हैं। एग्जाम्पल एज ए रफ वर्क है H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो जब यहाँ पर हम लोग कुछ अगर टेम्परेचर लिखना होगा या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है, जो कि मतलब जैसे कि कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट को समझ लेते हैं। टर्म आ गया कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। कैटलिस्ट मान लीजिए कि ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी, ये दोनों के बीच में एकदम घमासान युद्ध हो रहा है। अच्छा, कैटलिस्ट कोई तीसरा आदमी आता है इन लोगों के बीच में, इन दोनों को जो लड़ने का कैपेसिटी को और बढ़ा देता है, इसमें ये दोनों को और उत्साह कर देता है। तो ये काम करे कैटलिस्ट, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कैटलिस्ट। H2 प्लस, तो यहाँ पर बात करें कैटलिस्ट हमेशा या फिर एरो के ऊपर लिखा है या फिर एरो के नीचे, या फिर जो टेम्परेचर का जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होगा या टेम्परेचर का प्रेशर, वो भी मतलब एरो के ऊपर ही लिखा है। इसमें इसका डेफिनेशन देखते हैं।
क्या है? द रिएक्शन कंडीशन such as temperature, pressure, presence of catalyst, should be written in in the arrow between the reactant and product. Between the reactant and product, it means ये रिएक्टेंट हो जाएगा, एरो प्रोडक्ट। यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट, टेम्परेचर या फिर प्रेशर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचर ऑफ रिएक्शन कंडीशन। तो देखिए अब नेचर क्या हो सकता है। नेचर ऑफ रिएक्शन का नेचर क्या होगा? जब रिएक्शन होता है मान लीजिए, तो रिएक्शन का एक एरो का लेफ्ट प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा, एरो का राइट साइड क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? एरो है, लेफ्ट साइड क्या होगा? रिएक्टेंट, क्या होगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से अगर कोई चीज़ अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट में कुछ भी फॉर्मेशन कर लिया, तो फिर ये प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट में जो बनेगा उसको रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके अगर रिएक्टेंट बना दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। या फिर इसको हम लोग फॉरवर्ड में भी फंक्शन कर सकता है, ये क्या है? बैकवर्ड में भी। ये एरो का बात करेंगे। तो नेचर ऑफ रिएक्शन में बस हम लोग इसी को डिफाइन करना है। चलिए क्या हो सकता है नेचर ऑफ रिएक्शन, देखते हैं इसको। नेचर ऑफ रिएक्शन आगे रहा क्या? द रिएक्शन इफ reversible may be shown by double headed एरो। डबल हेडेड एरो ये है जो ऊपर बताया था। इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है इसको? देखिए, indicating that the reaction is occurring in the forward भी अकर करेगा, as well as backward डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो गया? नेचर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। ये हमारा क्या था? ये रफ वर्क है बस समझाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सम केमिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सम नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के कुछ नेम्स। क्या है केमिकल कंपाउंड का नेम? कुछ नेम्स को याद करना पड़ेगा। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CHORIC, ये नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सिंबल है HCl। दूसरा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सिंबल है H2SO4। तीसरा है कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल है CO3
2-। चौथा है सल्फेट। सल्फेट का सिंबल है SO4 2-। पांचवा है हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होगा OH-। छठा है नाइट्रेट। इसका होगा NO3 2-। सातवां है नाइट्रिक एसिड। HNO3 कम का। ये कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा ताकि आपको बैलेंस करने में या फिर कुछ कुछ टर्म आएगा वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये फॉर्मूला को कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। बाकी हो क्या है, हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहला हो जाएगा। कुछ एक्टिविटी का क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं, कुछ ये सब सीखने के बाद हम लोग रिएक्शन के टाइप्स में इंटर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का सेवा समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।